प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं अरविंद भारद्वाज। और श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। एक और कड़ी लेकर हम हाजिर हैं किसान की बात की। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें, जो बातें हैं, उसमें और आपको बेहतर बताएं, आपकी कृषि और जिससे बेहतर हो। एक और चीज़ जिसका असर खेती पर होता है, हमारे जीवन पर होता है और समस्त विश्व पर होता है, वो है जलवायु परिवर्तन का। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन जो है आज ऐसी कगार पर पहुंच चुका है अरविंद, जिसके बारे में हमें आज ही कड़े कदम उठाने चाहिए, जिसके बारे में हमें खुद भी जागरूक होकर के औरों को भी जागरूक करना चाहिए। और रेडियो हमारा एक ऐसा माध्यम होता है जहां हम बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़ सकते हैं, खास तौर से अपने किसान मित्रों से जुड़ सकते हैं और उन्हें ये भी बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो है उसमें खेती की भूमिका किस तरह से रहती है। जी हाँ, कहीं बढ़ता हुआ तापमान, कहीं अधिक बारिश, कहीं बारिश और कहीं सूखा, तो कहीं पर ग्लेशियर का पिघलना, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही कारण है। और जलवायु परिवर्तन ना एक व्यक्ति के रूप में हमको असर करता है, बल्कि इसका असर खेती पर, आम जनजीवन पर, पशुओं पर, जंगल, सब पर होता है। और जैसा आप सभी जानते हैं, कृषि की जो भारत की जो कृषि है, वो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है और कृषि का बहुत अहम योगदान है भारत की तरक्की में। तो कृषि का इसका में बेहतर रहना बहुत ज़रूरी भी है। बिल्कुल, और इसीलिए हम हमेशा समय समय पर आपकी बातचीत हमारे कुछ ऐसे जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे कराते हैं जो कि आप तक अधिक से अधिक जानकारियां जो है पहुंचा सके और आपके सवालों के जवाब दे सके। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन विषय पर बातचीत आपसे करेंगे और आपको ढेर सारी जानकारी दिलवाएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ से। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और दोस्तों, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा का। जी धन्यवाद। जी हाँ, डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में, जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आपकी सभी जानकारियों को बढ़ाने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हमारा जैसा विषय अभी कोमल ने बताया, कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन की, किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है वो कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि किस तरह से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है, इस विषय पर अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे स्टूडियो में आप सीधे फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0112342108 और 011234210608। हम स्टूडियो में बैठकर आपके फोन कॉल्स के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब से भी बहुत सारी बातचीत करते रहेंगे। अगर समय समय पर आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, अगर आप इस विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो सीधे फोन मिलाइए हमारे स्टूडियो में और बात कीजिए हमारे विशेषज्ञ से। जी तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे श्रोता हमें कॉल करें और अपनी जिज्ञासा से भरपूर सवाल पूछें, एक आम श्रोता के तौर पर हम जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस एक्चुअली में क्या है, एक सरल भाषा में अगर हम जानना चाहें तो। जी अरविंद जी, जैसा आपने बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। अरविंद जी, ऐसी कुछ गैसें होती हैं जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या करती हैं, ये वातावरण की गर्मी को शोषित कर लेती हैं, जिससे हमारे वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग या भौगोलिक ऊष्मन की संज्ञा दे सकते हैं। तो ये जो हम अगर देखें कि जो औद्योगिकरण से जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी लगभग 280 ppm थी, वहीं मीथेन की मात्रा थी 0.7 ppm, जो आज बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड की तो 415 ppm हो गई है, मीथेन की 1.8 ppm हो गई है। वहीं अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस की बात करें तो ये औद्योगिकरण से पहले 280 ppb थी, ppb, और आज ये 335 ppb हो गई। यानी कि औद्योगिकरण के बाद से लगातार ग्रीन हाउस गैसेस की जो सांद्रता है हमारे वातावरण में बढ़ रही है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं।
डॉक्टर साहब, जैसा औद्योगिकरण की बात की, एक दौर था जब बहुत औद्योगिकरण हुआ जो यूरोप से शुरू हुआ और अब लगभग सभी देशों में औद्योगिक जो क्रांति अपने बूम पर है और वो कहीं ना कहीं हर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। तो क्या ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जिनका आपने बताया जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही, क्या सिर्फ उद्योग ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, ये प्राकृतिक रूप से भी निकलती हैं। जैसे कोई हमारा कार्बनिक पदार्थ है, जैसे गोबर है, मलमूत्र है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके सड़ने से भी ये ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से इनका उत्सर्जन बहुत कम होता है। लेकिन जो औद्योगिक क्रियाकलाप हैं, मानवीय गतिविधियां हैं, यातायात के साधन हैं, जीवाश्म ईंधन के जलाने से है, यो उनकी जो गति है वो कई गुना बढ़ गई है। इसके कारण हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के खतरे के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, किसान की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। यहाँ पर आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन संबंधित कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन, जिसमें आपको जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, पर्यावरण विज्ञान संभाग से। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं और या कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे फ़ोन नंबर्स आप सभी को हम एक बार फिर से बता देते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 23421081 और 23421608। अगर आप दिल्ली के बाहर से हमें कॉल कर रहे हैं, मोबाइल से आप हमें कॉल कर रहे हैं, तो दिल्ली का STD कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम स्टूडियो में डॉक्टर साहब से लगातार बातचीत कर रहे हैं। विषय आप सभी जानते हैं, कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि गैसों का जो है मात्रा वो लगातार बढ़ रही है। क्या सिर्फ गैस हैं जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या सिर्फ इनके बढ़ने को ही ग्रीन हाउस का इफेक्ट कहा जाएगा, जलवायु परिवर्तन कहा जाएगा? देखिए, जो मैंने जैसे बताया कि जो जलवायु परिवर्तन है, एक तो हो गया कि औद्योगिक क्रियाकलापों से निकलता है। अगर हम देखें कि भारत के कुल एमिशन का जो कृषि का योगदान है लगभग 14% है। पहले ये 17% था, लेकिन अभी बहुत सारे सेक्टर, क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र है और भी जो औद्योगिकरण की वजह से कृषि का तो वही है, लेकिन उसका योगदान कुल में कम हो गया है। तो अभी लगभग हमारी कृषि 14% का योगदान देती है ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन के लिए। तो ये जो जैसे मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, इससे क्या होता है कि ये जो गैसों को जब विकिरण आता है तो उसको वापस नहीं जाने देते। इसकी वजह से जैसे आपने देखा होगा, जो ठंडे देशों में अगर वो कोई खेती करना चाहते तो ग्रीन हाउस बना के करते थे, ग्लास हाउस बना के करते थे। उसी की वजह से इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि इसकी वजह से हमारी पृथ्वी, जिसको हम ग्रीन हाउस कह सकते हैं, उनका तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें खेती से किस प्रकार की जो है, आपने कहा इसमें मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एक तरह से स्थिर है, लेकिन किस तरह से खेती इसमें अपना योगदान देती है इन गैसेस के उत्सर्जन में? जैसा कि आपने बताया, खेती जलवायु परिवर्तन का जो दुष्परिणाम है वो भी भुगतती है, लेकिन कुछ मात्रा में, जैसे मैंने बताया, 14% का योगदान देती है। जैसे मैंने बताया, अगर हम अनियंत्रित ढंग से उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगर हम जैसे जो हमारे पशु हैं उनसे भी जो एंट्रिक फर्मेंटेशन है उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जो धान की खेती है, अगर हम लगातार पानी भरे रहेंगे तो उसमें अवायवीय दिशाओं में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसलिए आजकल जो है खेती की नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, जिससे कि मीथेन के उत्सर्जन को कम किया जा सके। जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस है, उसमें क्या करते हैं, पानी को खड़ा नहीं रखते हमेशा, और श्री विधि से खेती करना धान की। तो ये ऐसी विधियां हैं जिससे हम राइस में जो धान है उसमें मीथेन के उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई फसल चक्र को अपनाएं और लगातार एक ही तरह फसल ना लगाकर फसल को बदलते रहें, तो क्या उससे जो ये गैसेज है उससे कम हो पाएंगी? देखिए, क्या होता है कि अगर आपकी मृदा स्वस्थ है,
फसल चक्र अपना, केवल फसल चक्र से और भी बहुत सारी चीजें हैं, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग। अभी ऐसी बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं, जैसे लीफ कलर चार्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तरीके से उर्वरक डालने हैं, आप पत्ती का एक छोटा सा चार्ट होता है, उसमें देख के डाल सकते हैं कि हाँ वाकई में आपको उर्वरक डालने की जरूरत है। एक होता है ग्रीन सीकर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना हमको यूरिया डालना है। तो नए नए तकनीकें आ रही हैं इस दिशा में भी, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें और जो हमारे उर्वरक हैं उनका संतुलित ढंग से इस्तेमाल कर सकें और अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। वहीं हमारी खेती की लागत भी विधियों से कम होगी। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बहुत अहम भूमिका निभा सकता है कि आपकी मिट्टी में किन उर्वरकों की अधिक आवश्यकता, उन्हीं का आप इस्तेमाल करें, ना कि प्रति एकड़ के हिसाब से 4 बोरे डाल दिए उस तरह से जो पारंपरिक रूप से। इसीलिए सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्कीम लेकर आई। अब सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं ताकि वो जान सकें कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमको उर्वरकों का संतुलित ढंग से प्रयोग करना है। डॉक्टर साहब, एक और जो आजकल हम देख रहे हैं, जैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है और यूरोप में भी पशुपालन बहुत होता है, भारत में भी पशुपालन बहुत होता है और पशुपालन से भी मीथेन गैस निकलती है जी। वो किस तरह से इससे जुड़ी हुई है जलवायु परिवर्तन से, और क्या उससे बहुत ज़्यादा हम असर हो रहा है खेती पर भी और जलवायु परिवर्तन पर, और उसे किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं? जी देखिए, आपने बताया कि मैंने बताया कि जो एंट्रिक फर्मेंटेशन है, जो पशुओं की आंत है, उसमें कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। तो जब वो सेलुलोज का अपघटन करते हैं तो उससे मीथेन गैस निकलती है। तो इस दिशा में भी बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं कि हम कैसे पशुओं के आहार में परिवर्तन करके, रूपांतरित करके उनको किस तरह से आहार दिया जाए ताकि मीथेन का उत्सर्जन कम से कम हो। इस पे भी बहुत शोध किए जा रहे हैं। और जैसे उनके इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फीड्स, यानी कि ऐसा उनको आहार देना है ताकि हमारे मीथेन का उत्सर्जन भी कम हो, साथ ही साथ हमारा जो दूध है उसकी मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये भी हमको देखना है। गैस के साथ साथ हमारी खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और किसान की आय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमको सबको ध्यान में रखकर काम करना है। डॉक्टर साहब, बारिश एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है कृषि के लिए, और भारत की जो खेती है वो मानसून आधारित ही कही जाती है, और अभी भी बहुत जगह ऐसी जहाँ मानसून के ही आधार पर खेती अच्छी या बेहतर हो पाती है, नहीं होती है तो वहाँ पे खेती भी खराब हो जाती है। और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि मानसून इतना सटीक नहीं रहा या एक जैसा नहीं रहा, एक रूपता से बारिश नहीं होती है कि खेती उससे बेहतर हो। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हम बादल फटने की घटनाएं भी देख रहे हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ऐसे में किसान भाई क्या करें? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा टोटल जो बारिश का पानी है वो तो लगभग बराबर है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो पहले बारिश लगभग 90 दिनों में बराबर रूप से वितरित होती थी, आज वो 10 या 15 दिन में हो जाती है। तो इसको हम अतिवृष्टि बोलते हैं। कहीं पे बहुत बारिश हो गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं ओले पड़ गए। और एक सबसे बड़ी जो प्रतिकूल मौसमी घटनाएं आप देखते होंगे कि बिजली गिरने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा जैसे ही मानसून आने से पहले कि इतने किसान लोग खेत में काम करते समय बिजली से। तो हमको इसको बोलते हैं क्लाइमेट लिटरेसी, यानी कि जलवायु जागरूकता या जलवायु साक्षरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रेडियो उसमें एक सशक्त भूमिका निभा सकता है कि भाई अगर इस तरह का मौसम है तो क्या सावधानी बरतें, इस तरह का है तो क्या सावधानी बरतें, खुले में न जाएं, पेड़ के नीचे ना रुकें। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं इसमें। डॉक्टर साहब, आपने जागरूकता की बात की, जिसमें रेडियो तो अपना एक अहम हिस्सा है और वो अपनी जो है निभाता ही है लोगों को जागरूक करने में। लेकिन क्या कोई इस तरह का भी कार्यक्रम है जो सरकारी की तरफ से जो इस पर किसानों को जागरूकता करे, या फिर कुछ शिक्षा के माध्यम से कोर्स की तरह से कुछ किसानों को जागरूक बना रहा है? जी, आजकल आप देखेंगे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि भारत सरकार की सहायता से उसमें क्या हो गया है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी स्थापना 30 जून 2008 को की गई। इसके अंतर्गत लगभग 8 मिशंस पे काम किया जा रहा है। वो हैं राष्ट्रीय सोलर मिशन, राष्ट्रीय मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऊर्जा दक्षता की बात करते हैं इसमें, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो हमारा हिमालय का जो पारिस्थितिक तंत्र है ये बहुत ही अभी नया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अस्थिर है। तो इसको हम किस तरह से इसके पारिस्थितिक तंत्र को और सुदृढ़ बनाएं
और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। यानी कि जलवायु परिवर्तन पर हम कैसे स्ट्रेटेजिक नॉलेज अपने नागरिकों को दें, इस पर एक पूरी तरह से एक मिशन बनाया गया है। इस पर शोध किया जा रहा है, ट्रेनिंग की जा रही है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। जो शोध संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो इस दिशा में बहुत सार्थक काम कर रहे हैं। वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनका एक पूरा जाल है। तो अब इस चीज़ को महसूस किया जाने लगा है कि न केवल आम नागरिकों को बल्कि किसानों को भी क्लाइमेट लिटरेसी की तरफ हमको ले जाना होगा। यानी कि हमको जलवायु परिवर्तन के खतरों को बताना है, कैसे इनसे बच सकते हैं, कैसे उनकी हम क्षमता का वर्धन कर सकते हैं। अगर वो जानेंगे, उनके पास जानकारी होगी, ये करना है, ये नहीं करना है, कैसे अपनी खेती को बचाना है, कैसे सूखे को बचाना है, कैसे हमको अपने ही खेत में जल का संरक्षण करना है, कैसे हमको किस विधि से जुताई करनी है ताकि हमारे खेत में मॉइस्चर लंबे समय तक रहे, किस तरह से जैविक खेती की तरफ हमको जाना है। तो इन सब का जो क्रियान्वयन है, ये जैसे मैंने बताया ना, ये 8 मिशन है भारत सरकार के। इन मिशन के सहायता से किसानों को और ज़्यादा स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जी, और इसका जलवायु परिवर्तन का और क्या असर होता है कृषि पर, कैसे और इसे हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, इस विषय में और भी बहुत सारी जानकारी हम लेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। और श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई विशेषज्ञ या कोई ना कोई ऐसी बातचीत आप सब तक पहुंचाएं जिससे कि आप तक सारी जो जानकारियां हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, बाजार से संबंधित हो या फिर मौसम से संबंधित हो, क्योंकि हमारी जो खेती होती है अरविंद, वो पूरी तरह से मौसम पर ही निर्भर होती है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं जलवायु से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हैं। और इसी विषय पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, जो कि है प्रधान वैज्ञानिक, पर्यावरण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन विषय पर। जी हाँ, और अगर आप कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप में सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 23421081, 23421608, और दिल्ली से बाहर हैं तो आप 011 ज़रूर लगाएं। डॉक्टर साहब, एक आम सवाल और भी लोगों के जहन में आता है कि क्या जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ तापमान का बढ़ना ही है? अगर ऐसा है तो कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा बर्फ़ क्यों पड़ती है फिर? देखिए, जलवायु परिवर्तन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ तापमान ही बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज़्यादा, ये जैसे मैंने बताया ना, बर्फ़ गिरेगी। ये सब जलवायु परिवर्तन के ही रूप है, यानी परिवर्तन होना है। सिर्फ ये नहीं है कि तापमान ही बढ़ेगा। अब जैसे आपने बताया कि यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे पूरा सिस्टम, मतलब कहते हैं कि पूरा 40 डिग्री तक तापमान चला गया है। वहाँ के लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं है, लेकिन अब वो जान रहे हैं कि वही जो विकास की अंधी दौड़ में उन्होंने उत्सर्जन किया, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि जब तापमान बढ़ता है, क्योंकि भारत में आमतौर पर तापमान रहता है, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तो उससे कृषि की उत्पादन पर क्या असर होता है? जी देखिए, जो कृषि की उत्पादकता है, अलग अलग क्षेत्र में उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें जैसे, और वो स्टेज के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कोई फसल है, अगर तापमान वानस्पतिक स्टेज पर बढ़ा तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वही तापमान अगर उनका जब फ्लावरिंग होती है, जब पुष्पन होता है, जब बीज का दाना बनता है, उस समय अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ गया, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो तापमान का बढ़ना एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अगर जैसे मैंने बताया कि गेहूं के दाना बनने के समय बना
तो दाने श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और अगर ग्रेन फिलिंग के समय में, दाना भरने के समय में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टर्मिनल स्टेज पे तापमान बढ़ गया, तो उससे 1 हेक्टेयर पे लगभग 500 किलोग्राम तक की कमी आ सकती है। तो मैं 1 हेक्टेयर पे बता रहा हूँ, पूरे भारत में कितना होगा अगर आप देखें, अगर इस तरह से तापमान बढ़ेगा तो उसका कितना नुकसान होगा। तो इसीलिए अब अभी जो COP26 हुआ, जो ग्लासगो में जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई हमको पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ने से, ऐसा ना हो कि 1.5 डिग्री तक बढ़ जाए, उसको रोकना है। और ये जो चीज़ है किसी एक देश का काम नहीं है, इसके लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, आपस में तकनीकी साझेदारी करनी पड़ेगी, आपस में आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो गरीब देश हैं वो उनके लिए मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी फसलें हैं जो तापमान वृद्धि में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, या फिर जिनका तापमान वृद्धि पर असर उन फसलों पर ज़्यादा होता है? ऐसा है अरविंद जी कि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे धान है, उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, लेकिन जो धान है वो तो वाहक है, मीथेन तो मृदा में बनती है, जो धान में एक एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं उनकी सहायता से बाहर निकलती है। अलग अलग फसलों पर जलवायु परिवर्तन का अलग अलग असर होता है। कुछ फसलें होती हैं वो तापमान को कम, अगर ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो वो नहीं सहन कर पाती हैं। कुछ होती हैं सहनशील फसलें, उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी जो हमारे सरकार की प्राथमिकता है, जो शोध केंद्रों की प्राथमिकता है, हमको फसलों की, फलों की, सब्जियों की ऐसी प्रजातियां विकसित करनी होंगी जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से लड़ सकें। यानी कि अधिक तापमान बढ़ता है तो उसको सह सकें, या अधिक लवणता बढ़ती है तो उसको सह सकें, या अधिक मतलब फ्लडिंग होती है, बाढ़ का पानी बढ़ता है तो उसको सह सकें। तो इस दिशा में काफ़ी शोध किए जा रहे हैं। इस खेती पर तो असर हमने जाना कि जैसा आपने बताया कि एक छोटे से हिस्से में ही कितना ज़्यादा असर होता है, और जो समग्र रूप में हम उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तरह की कमी हो जाएगी उत्पादकता में। जी हाँ, एक बार और कोशिश करते हैं हम संपर्क करने की हमारे कॉलर से। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मेरा नाम कामरान अख्तर है, मैं डुमरियागंज से बात कर रहा हूँ। जी कामरान, सवाल पूछे अपना। जी सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ जो अमरूद के पेड़ हैं उसमें इस सीजन के जो अमरूद होते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं अंदर अमरूद के। सर उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, दवाएं हैं, या फिर उसको साफ सुथरा रखें? आज का जो विषय है वो है जलवायु परिवर्तन। अगर मौसम बदलता है तो उससे कैसे कीड़े की संख्या बढ़ती है, या जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर क्या पड़ता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये जो जैसे ये फलों की बात की है, उसके विशेषज्ञ किसी दिन चर्चा बाद में की जा सकती है। जैसे इस सीजन में वाकई में कीड़े आते हैं, जो बरसात में जो होता है ये समस्या होती है, तो उसके लिए आपके अगर निकटवर्ती स्थान पर अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप जाइए, विशेषज्ञ से इस विषय में राय लीजिए, और उचित दवाई का स्थान विशेष में वही बता पाएंगे आपको। जी हाँ, और हमारा जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारा जो आज का कार्यक्रम कृषि से जो जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो समय डॉक्टर साहब बहुत कम बचा है, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से किसान अपनी खेती को बचाएं। और सिर्फ अपनी खेती का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि उनके जो छोटा एक खेत है जो है वो उस तक रखें। समग्र किसान जो हैं हमारे, वो किस तरह से आगे हैं और किस तरह से जलवायु परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाएं, उसमें हरित गैसों को निकलने से बचाने के लिए और अपनी खेती को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। जी अरविंद जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि किसान किस तरह से अपनी खेती को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाए। देखिए, अब जैसे मैंने बताया, जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, इससे आंख मूंदना कोई समझदारी नहीं है। तो हमको देखना है कि देखिए, अगर हमको अपनी खेती को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है, यानी कि जलवायु दक्ष बनाना है, तो उसके 6 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, हमको अपनी खेती को कार्बन स्मार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि हमको अपनी खेती को ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि कार्बन का अधिक से अधिक शोषण हो। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, हमको सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट स्मार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि हमको पोषक तत्व, जैसे मैंने बताया ना, यूरिया है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, पोटाश है, उनका इष्टतम उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि अधिक उपयोग नहीं, बल्कि जितनी मात्रा है उसके लिए जो नई नई तकनीकियां उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जल का उचित उपयोग करना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि हमको मौसम स्मार्ट तकनीकियाँ, क्लाइमेट जो वेदर का पूर्वानुमान है, उसका पूरा लाभ उठाना है। जैसे आज मुझे किसी किसान भाई का फ़ोन आया कि जी हमारे फसल में ये कीड़ा लग रहा है। मैंने कहा आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने बताया मैं इस क्षेत्र में हूँ। मैंने कहा आपने देखा कि वहाँ पे आज बारिश की संभावना है, अगर आपने कोई दवाई छिड़की, बारिश होगी, सब पानी में मिल जाएगा। तो हमको मौसम स्मार्ट तकनीकों को अपना है। और दूसरा है, आज
की जो खेती है वो ज्ञान आधारित खेती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप लेंगे, आपको क्या उगाना है, कब उगाना है, कितना उगाना है, मंडी का भाव क्या है, उसको सबको मिलकर आपको चलना है। तभी आपकी जो एग्रीकल्चर है क्लाइमेट स्मार्ट, और दूसरी बात होती है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि खेती ऐसी होनी चाहिए जो तनाव आया, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा, तो उसको शोषित करके दोबारा से वो फिर से अपनी उसी दशा में लौट जाए। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उम्मीद है डॉक्टर साहब कि किसान भी अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और जो वास्तविकता है जलवायु परिवर्तन का, इस पर हम ही नहीं, किसान ही नहीं, समस्त विश्व भी और ध्यान देगा और हम इस जलवायु परिवर्तन की जो एक समस्या है उससे जल्दी निजात पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मौजूद थे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, पर्यावरण विभाग संभाग से प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, जो बातचीत कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे विषय कृषि जनित हरित गैस और जलवायु परिवर्तन पर। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और अब जो कार्यक्रम का समय है वो यहीं समाप्ति की ओर बढ़ चला है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में हमें यहीं दीजिए इजाजत, मुझे यानी कोमल और अरविंद को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।